कहाँ तक पढ़े थे? अनुच्छेद 45 बता दो। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम। हाँ ठीक। और 46 SC/ST। हाँ ठीक। हाँ आया था ना, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा था। चलो, तो पढ़ रहे थे हम लोग क्या? पढ़ रहे हैं हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं। क्या DPSP वाद योग्य है? किस देश से लिया गया है? आयरलैंड में। कहाँ से लिया गया? स्पेन से लिया गया है। इस DPSP का उल्लंघन होगा तो कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ये किस प्रकार के निर्देश हैं? सकारात्मक है कि नकारात्मक? सकारात्मक निर्देश हैं। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा कौन सी होगी? हाँ, जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में है वही परिभाषा 36 में होगी। गया दिखाई दे रहा है? विजुअल है, ठीक है। तो एक छोटा सा जोक सुन लो पहले, है ना? हम लोग पढ़ रहे हैं ना अकबर शाहजहाँ। तो ऐसे ही अध्यापक पूछे अंकुर से कि बताओ शाहजहाँ कौन था? तो शाहजहाँ कौन था? अंकुर बोला एक मजदूर था। अध्यापक पूछे कैसे? तो बताया कि आप ही तो बताए थे कि बहुत सारी इमारतें बनाया था, है ना? आर्किटेक्चर बनाया था, इसलिए क्या था? एक मजदूर था। लॉजिक बढ़िया था इसका। चलो, हाँ 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। 37 क्या कहता है? DPSP शासन में मूलभूत है लेकिन अपरिवर्तनीय है। 38 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक, है ना? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था और जो आय की असमानता है ना, प्रतिष्ठा अवसर की असमानता है, इसको कम करना है ना? 38 के बाद 39 क्या कहता है? पहला ये कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। दूसरा इसमें क्या कहा गया है? हाँ, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग। उसके बाद तीसरा आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण। चौथा स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। पांचवा हाँ, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बचपन और यौवन की देखभाल करना। ठीक है। 39A क्या कहता है? 39A ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। किसको निःशुल्क विधिक सहायता होगी? BPL को। 40 क्या कहता है? पंचायतों का गठन। 41 क्या कहता है? हाँ, यहाँ पे काम की बात कही गई है, रोजगार की बात कही गई है, शिक्षा की बात कही गई है और लोक स्वास्थ्य की बात कही गई है। 42 क्या कहता है? जो काम दिया जाएगा वो करने लायक हो, न्याय संगत दशा, है ना? कार्य करने की न्याय संगत दशा और महिलाओं को प्रसूति सहायता। 43 क्या कहता है? अब हाँ, इसमें कहा गया कि मजदूरों को उचित वेतन दिया जाएगा, है ना? और जो कुटीर उद्योग है इनको बढ़ावा दिया जाएगा। 43A क्या कहता है? उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी। यहाँ पे कहा गया है। 43B क्या कहता है? हाँ, जो सहकारी समितियां इनको बढ़ावा देना। 44 क्या कहता है?
यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यानी सबके लिए एक जैसा कानून। जो नागरिक कानून होगा और किससे जुड़ा हुआ, विवाह से, तलाक से, गोद लेने से और उत्तराधिकार से, ये सबके लिए एक जैसा कानून होगा। ये नहीं कि एक समुदाय जो है कई शादियां कर रहा है और एक समुदाय एक शादी कर रहा है तो अलग अलग कानून दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अब आगे आ जाते हैं। अब बताना अनुच्छेद 45 क्या कहता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? ये 6 वर्ष से पहले 14 था लेकिन संशोधन करके 6 कर दिया गया है। तो 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख, है ना, बच्चों की देखरेख और क्या था इसमें, और पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, जो घर पे भी लोग नहीं सिखाते हैं कुछ बच्चों को, वही चीज़। तो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा यहीं पे कहा गया है। तो कहा गया अनुच्छेद 45 में कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं इनकी देखरेख की जाएगी, और कहा गया कि पूर्व प्रारंभिक शिक्षा भी दी जाएगी, बेसिक चीज़ें इनको सिखाया जाएगा घर ही पे। उसके बाद अगला अनुच्छेद 46 याद है? तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है? एससी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी और दुर्बल वर्ग, जो कमजोर वर्ग है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको क्या किया जाएगा? उनको शैक्षणिक यानी शिक्षा में शैक्षणिक, और क्या था यानी शैक्षिक कह दें या शैक्षणिक कह दें, तो शैक्षिक और आर्थिक बढ़ावा दिया जाएगा, आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। कोई ये बताएगा क्या? शैक्षणिक का मतलब है कि शिक्षा के साधन इनको उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी इनके लिए अगर स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, यानी शिक्षा प्रदान किया जाएगा। आर्थिक हित, पैसा नहीं है कि ये अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं तो अनाज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसके? तो एससी और एसटी और दुर्बल वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा, इनको बढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 47 याद है? अनुच्छेद 47 क्या वही याद कर लियो कि मदिरा का सेवन है, और ये इधर वाला कौन याद करे? मदिरा याद है। पोषक तत्व या पोषक उपहार, पोषक आहार प्रदान करेंगे या पोषक तत्व प्रदान करेंगे, पोषक आहार देना, और क्या है? लोक स्वास्थ्य को सुधारना, है ना, लोक स्वास्थ्य को सुधारना, और क्या इसी में को सुधारना? इसी में है कि जो मादक पदार्थ हैं, है ना, मादक पदार्थ जैसे शराब, है ना, इसके उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाना है। इसका प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे और बेचेंगे नहीं, सरकार केवल बेचेगी, है ना। ऐसा नहीं, एक जगह कहा जा रहा है कि इसका उत्पादन भी नहीं किया जाएगा, कहा भी जा रहा है कि बेचा भी नहीं जाएगा, लेकिन लाइसेंस लीजिए बेचिए। हाँ, तो ये कंडीशन है। तो ये तो डुअल नेचर दिख रहा है ना, द्वारा चरित्र। अगला बताना 47 के बाद 48। तो मादक पदार्थ ये लिख देते हैं, मादक पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक, के उत्पादन और बिक्री पर रोक।
के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक, बिक्री भी नहीं की जाएगी, बिक्री पर रोक। ये उसके बाद 48 बताना, अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन में उन्नत किस्म की तकनीक का प्रयोग करेंगे। पशुपालन की उन्नति भी कह सकते हैं कि उन्नति, और क्या इसी में है ना, गोवध है ना, गाय और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगा दी गई है। तो गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक या निषेध, के वध का निषेध याद नहीं हुआ है क्या? कुछ लोगों को केवल याद हुआ है। 48 के बाद एक और है 48A। ये क्या कहता है? तो पर्यावरण, वन्य जीव और उसका संरक्षण किया जाएगा। तो यहाँ पे पर्यावरण की बात कही गई है, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव का संरक्षण, और इसी को आधार बनाकर कुछ एक्ट पारित किए गए हैं। तो एक वाइल्ड लाइफ, हाँ, एक है जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले ये दिखाई देगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? तो ये 1972 का है। और इसी को बेस बनाकर एक और टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट ये कब शुरू हुआ था? तो 1973 में, यानी बाघ परियोजना। और एक और लिख लेते हैं जो कि हाथी परियोजना, जिसे एलिफेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। एलिफेंट प्रोजेक्ट ये कब का है? 1992 का। याद नहीं हुआ है तुम लोगों को? तो याद नहीं करोगे तो इतना सारा मैटर हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। सैंतालीस क्या कहता है? कि पोषक आहार प्रदान किया जाएगा, लोक स्वास्थ्य को सुधारा जाएगा और मादक पदार्थ जो हैं इनके उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन की उन्नति की जाएगी, उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और गाय, अन्य दुधारू पशु हैं, इनको मारा नहीं जाएगा। 48A क्या कहता है? पर्यावरण, वन्य जीव का संरक्षण किया जाएगा और इसी के तहत कुछ अधिनियम बने हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973। और एलिफेंट प्रोजेक्ट आया अगला। उनचास, हाँ, राष्ट्रीय महत्व। अब राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, चिन्ह हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और क्या हो सकता है? चिन्ह। और क्या हो सकता है इसमें? तो स्थान, वस्तु एवं स्थान, तो कॉमा करके लिख लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, चिन्हों, वस्तुओं एवं स्थानों को बचाना या संरक्षित करना।
स्थानों को संरक्षित करना। स्मारक में जैसे लाल किला, चिन्ह में कुछ भी हो सकता है, वस्तु जैसे गांधी जी का चरखा और चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल, स्थान में कोई भी स्थान हो सकता है जो ऐतिहासिक महत्व का स्थान रखता है। तो ये अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से, अच्छा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यही है ना, कार्यपालिका का न्यायपालिका से, न्यायपालिका से पृथक्करण। क्या ये दोनों इसमें आपस में जुड़े रहेंगे क्या? दोनों कभी नहीं जुड़ेंगे। तो पृथक्करण। और लास्ट जो है 51, इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ये जुड़ा हुआ है। यानी अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है? यही वाला 51 है। ठीक है, तो 49 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, चिन्ह है, वस्तुएं हैं और स्थान है, इनको बचाया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी। कार्यपालिका वो है जो वर्तमान में काम कर रही है, यानी सरकार में जो है, जैसे मोदी जी किस में आ जाएंगे? कार्यपालिका। जितने मंत्री हैं किस में आ जाएंगे? कार्यपालिका। और कार्यपालिका दो तरीके की, एक अस्थाई होती है और एक अस्थाई होती है। अस्थाई में जैसे जितने सरकारी अधिकारी होते हैं वो अस्थाई होते हैं। तो अभी ये अधिकारी जो IAS IPS किसके अंडर में काम कर रहे होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और स्टेट गवर्नमेंट के होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के। तो जो सरकार है वही क्या है? कार्यपालिका है ना। तो ये चीज़, तो ये ख़त्म हुआ। अब एक पेज छोड़ देना है, कुछ जो बचा कुछ है उसको लिखवाएंगे, अब इसको रोकेंगे, है ना, ताकि अब समझा पाएँ। 19 मिनट